अलावा अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी आप इस एग्जिट पोल को समझ पाएंगे। मिथिलांचल का देखिए, जैसे अब डेटा आ गया है, मिथिलांचल में एनडीए आगे, अभी राहुल जी जो बात कही रहे थे, मिथिलांचल में 70 में से 50 से 55 सीटें, ये मेट्राइज का जो सर्वे है एग्जिट पोल वो बता रहा है मिथिलांचल में, मतलब एक तरफा एनडीए के लिए रुझान दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में 50 से 55 सीटें, और दूसरी ओर महागठबंधन को केवल 18 से 23 और जन स्वराज को अधिकतम 1 सीट, अन्य को अधिकतम 8 सीट। तो ये तो लैंडस्लाइड ही है, जैसा प्रदीप जी ने कहा था। मिथिलांचल लेकिन एक फेवरेबल टेरिटरी रही है एनडीए के लिए, और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से एनडीए की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। सर नहीं, ऐसा है सौरभ जी, देखिए जाति की बात जो बिहार के चुनाव के लिए होती है, ये एक मिथक है। हर राज्य में जाति प्रभावित करती है चुनाव को, केवल बिहार ऐसा नहीं है जहां जाति का असर है। दूसरी बात, जाति फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हर चुनाव का एक नैरेटिव का ओवरराइडिंग फैक्टर होता है जो उस जाति के जो उसका गठबंधन है या गठजोड़ है उसको तोड़ता है या कमजोर करता है। जिस जाति के लोग चुनाव शुरू होने से पहले किसी एक पार्टी या नेता के साथ थे, वो बदल सकते हैं, और वो नैरेटिव कौन सेट करता है इस पर निर्भर करता है। ये इन मिथिलांचल की 70 सीटों का जो अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है, आपके अनुमान से मेल खा रहा है? नहीं, ओवरऑल मैं माइक्रो पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रो की बात कर रहा हूं। आपकी मैक्रो पिक्चर के साथ तो जा ही रहा है। अजीत जी, मिथिलांचल, और थोड़ा मिथिलांचल समझा भी दीजिए। देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे मिथिलांचल को लेकर के, बात जो हो रही थी, जो ये वो इलाका है जहां ऑलरेडी बीजेपी का मजबूत आधार है। इसमें दरभंगा का इलाका आता है, मधुबनी का इलाका आता है, समस्तीपुर का इलाका आता है, मतलब बड़ा इलाका जो सीतामढ़ी तक जाते, सीतामढ़ी पूरा तो नहीं लेकिन सीतामढ़ी का इलाका भी आता है। तो ये मिथिलांचल का एरिया है, ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण और उसी अनुपात में यादव और मुसलमान आबादी भी होती है। लेकिन ये इलाका कम्युनल पोलराइजेशन का भी इलाका होता है। जैसे मधुबनी की लोकसभा सीट होती है, अशोक यादव चुनाव जीतते हैं वहाँ, तमाम कोशिश के बावजूद वहाँ बड़े मुस्लिम लीडर हुए, लेकिन वो चुनाव जीतना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। तो एक पोलराइजेशन का इलाका है, और इस इलाके में अगर ये रिजल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि कास्ट के ऊपर जो एक ओवरराइडिंग फैक्टर है, वो इस इलाके में ओवरराइडिंग फैक्टर एक हिंदुत्व का है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, और फिर जो नीतीश कुमार का एक विनिंग नैरेटिव है लाभार्थी योजना का, उसका भी एक ओवरराइडिंग। आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मिथिलांचल की ये 70 सीटें हैं, पिछली बार जो है आगे तो रही एनडीए, इसी अनुपात में आगे रही थी, या इस बार ज्यादा दिख रहा है? इस अनुपात में, लगभग इसी अनुपात में आगे है, लगभग इसी अनुपात। नहीं, पर सौरभ जी एक बात समझने की है यहाँ पे कि अगर जिस प्रकार का ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा ये भी इस डेटा से फिर हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि ये जो इस इलाके में ऐसा नहीं है कि, और ये जो वीआईपी वाला जो समुदाय जिसको आप कहते हैं, उसका भी प्रभुत्व है। और अगर ये डेटा बावजूद है महागठबंधन, अगर ये डेटा है तो ये डेटा है, तो फिर वो जैसा मैंने कहा कि वीआईपी का लोड या ओवरलोड का जोर इसी बेल्ट पे चलता है ज्यादा। ये वो जो चल सकता था अगर चल रहा होता। बोराम की सीट जो है, इनके भाई वाली सीट जो है, उसी इलाके में आती है, और यही इनके भाई बैठे बीच चुनाव में। मिथिला जो है, नहीं सुनिए, मिथिला को आप दूसरे सुनिए, मिथिला जो है, सर एक सेकंड, मिथिला जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म के भारत का एक प्रमुख केंद्र है। वहां आज भी विस्पी क्षेत्र में ऋषि याज्ञवल्क्य का वो जगह दिखाई जाती है, वहां अहिल्या का वो दिखाता है, गौतम मुनि का है, कपिल मुनि का वहां आप देखिए कालिदास का है, विद्यापति का वो क्षेत्र है। आप शंकराचार्य जो है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, आप क्या उस क्षेत्र को केवल जाति के आधार पर गिनते हैं? तो फिर तो हिंदुत्व पूरा असफल है। नेपाल के जनक, उन्होंने कह तो दिया जाति और धर्म दोनों। नहीं, नेपाल से लगा हुआ जो राजा जनक के दूसरे भाई थे, उनका राज उसी क्षेत्र में था, जो जनक का और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। माता जानकी का मंदिर बन रहा है, माता जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका भी प्रभाव है। उस क्षेत्र के जो एक सामूहिक मनोविज्ञान परिवर्तित हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको निकाल करके आप केवल ये कहेंगे कि ये जाति है, गिन लो। नहीं, मैं आपको अपना प्रयास बता देता हूं क्या, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा था कि पिछली बार इस रीजन में कितना कैसा परफॉर्म किया। हमें तो ये पता लगाना है ना कि पिछली बार की तुलना में इस बार कहां हवा जा रही है, तो लगभग वैसा ही है जैसा दर्शकों की दृष्टि से। देखिए क्षेत्रों के, आप देखिए बिहार को एक दूसरे रूप में देखिए। जब मगध भारत का केंद्र था तो भारत पूरा सुगठित था,
तो वहां से जो नहीं एक चरित्र भी तो है ना क्षेत्र का। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। कह रहा हूं वो चरित्र क्या बदला या नहीं बदला ये जानना है। हाँ, तो आप अगर बताएंगे ही नहीं सब जाति और छोटी छोटी तो कैसे होगा? प्रदीप जी नहीं अब चले गए। नहीं, प्रदीप की बात नहीं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वो चीजें मिथिला में अभी भी जाएंगे ना तो वहां के महिलाओं से आप सहमत हैं इस आंकड़े से? आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा मतलब 5-10 आगे पीछे बाय एंड लार्ज सही है। सहमत है यहाँ पे? बिल्कुल सही। तो प्रदीप जी फिर तो अगर और ये क्या ट्रेंड बाकी रीजन्स में भी रहेगा? हर रीजन की अपनी एक तासीर होती है। सीमांचल में अलग रीजन की तासीर के अलावा जो है सोशल कॉम्बिनेशन भी होता है, पार्टी का असर, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और कैंडिडेट का भी असर होता है। तो ये सब मिलाकर एक ओवरऑल पिक्चर बनाते हैं। लेकिन मैं जो सीमांचल की बात हो रही थी कि मुस्लिम वोट एमआईएम को मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए मुस्लिम वोट हर उस जगह पे बटेगा जहां बीजेपी नहीं है। बीजेपी होगी तो कंसोलिडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पता लगा जब आप कह रहे हैं तो बीजेपी ही कह रहे हैं या ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के नाम पर मुसलमान जो है आरजेडी जितना नहीं कभी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। वो स्टाइल नहीं रहता है। हाँ, वो स्टाइल नहीं रहता कि इनको हराना है। जेडीयू ने बीजेपी के मामले में होता है कि इनको हराना है किसी भी। सीमांचल का भी अभी आंकड़ा आएगा, आप देखिएगा ऑलरेडी 12 सीटें थी वहां पिछली बार एनडीए को, और महागठबंधन को सिर्फ 7 ही सीट मिली थी। जो 4 जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, इन 4 जिलों को मिलाकर के जो 24 सीटें उसमें 12 एनडीए ऑलरेडी थी। पर अभी सीमांचल में ज्यादा सीट कौन लड़ता है इंडिया में? बीजेपी लड़ती है। बीजेपी का ही कोर एरिया है, इसलिए बीजेपी लड़ती है वहां, और उसको कई पोलराइजेशन जो होते हैं उसका फायदा भी मिलता है। अब ये सारा दूसरे खाने हमारे लिए एनालाइज कर दीजिए आप। महागठबंधन 18 से 23 क्या बता रहा है, और जनसुराज अगर अधिकतम 1 सीट दिखा रहा है तो जनसुराज के लिए आगे वाला वक्त कैसा है? जनसुराज के लिए कौन सी सीट है वो हम लोग कोई गेस नहीं कर सकते। कोई गेस नहीं कर सकता है कि 0 से 1 इसलिए लिख दिया में एक ही आया ना। हाँ, लेकिन कोई कौन सी सीट होगी वो नहीं बता सकता। जो सर्वे करा वो भी नहीं बता सकता कि वो कौन सी सीट होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मुझे पूरे बिहार में एज ए पार्टी जनसुराज का एक वोटर मिला था केवल दरभंगा में, और ना ही कैंडिडेट्स को नहीं। सुनिए, मैं जो बात कर रहा हूं कि मैं जनसुराज कैंडिडेट्स को वोट थे। जनसुराज एज ए पार्टी कहीं मुझे दिखाई दे रहा हो, ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। जनसुराज के लोगों को भी मैंने बताया था कि आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वोट ला रहे हैं, एज ए पार्टी आपको लोग जानता है, लेकिन लोग कहते हैं जनसुराज को वोट मिलेगा। तो मैं पूछा आप देंगे? तो नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। आपके गांव में वोट है तो मेरे गांव में तो नहीं है। यही स्थिति थी। आपके मोहल्ले में है तो मेरे मोहल्ले में तो नहीं है, लेकिन मिलेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं मोटी बात, 1/4 से करीब ज्यादा ही सीटें 70 बनी ना 243 की। तो अब अगर 1/4 से ज्यादा सीट में एक सीट पा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो मतलब फैक्टर नहीं थे वो चुनाव में नहीं, उस तरह चुनाव जीतने का फैक्टर नहीं थे, लेकिन वो उनके कैंडिडेट्स वोट ले आएंगे और उसका असर नतीजों पर होगा। ये निश्चित रूप से कुछ जगह 18-20-25 सीटों पर दिखेगा। जनसुराज जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव, उसमें फैक्टर तो फैक्टर नहीं है, नहीं कह जमीन पर चुनाव में कहीं फैक्टर नहीं फैक्टर है। शुरू से कह रहा अंतर भी समझा दीजिए। जमीन पे नहीं थी लेकिन माहौल में थी, इसलिए कि भाई वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, चर्चा में आना जानते हैं। देखिए जो जनसुराज के टीवी चैनल पर जनसुराज पे बहस हो रही है, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू आ रहे हैं। वोट ही नहीं मिलता नहीं मिलता तो आप बहुत शायर है टीवी पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो नतीजे में दिख जाएगा। ऐसा नहीं आप है। नतीजे के दिन ये देखिएगा कि जनसुराज के कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। ठीक है, मुझे लगता है कि अगेन हम थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर, अगर वो नैरेटिव था जैसे सर कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं, तो नैरेटिव था, इनके मुंह से कहने का मतलब है कि था। ये नैरेटिव वोट में कितना कन्वर्ट होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जैसे उन्होंने कहा कि एक भी आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा कहना मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जनसुराज में ट्रैक्शन है। अगर जनसुराज के बारे में जितने लोगों से मैं मिला या जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, अगर वो ये भी कह रहे थे कि आगे इसका कुछ फ्यूचर होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने वहां जाके वोट भी दिया होगा, वो आ जाएगा डेटा में आपके पास। पर ये कहना कि वोट ही नहीं होगा, एक चीज मैं सुनिए, नहीं एलिफेंट इन द रूम भूल जाते हैं देखना सर। तथ्य है ना, वो सिंपल और कठिन नहीं होता है। तथ्य होता है। तथ्य यह है बिहार का कि मान लीजिए मैं गया हूं, अगर 15 दिन में घूम रहा हूं, और मैं तो ढूंढ रहा था ना जी, जहां देखिए बीजेपी का जैसे कोई विद्रोही उम्मीदवार खड़ा है,
वहां अगर 4-5 हजार वोट काटते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसे ऐसे कम से कम 13-14-15 जगह की हो सकता है। लेकिन वोट है जो पार्टी समझ गया, वो बात वो भी कहते हैं, मतलब आप कह रहे कोई ये डेटा हमको ये बता रहा है कि भाई इतनी सीट जीत सकते हैं, कितना वोट लिया ले सकते हैं, ये नहीं बता रहा है। वो अलग एक अलग डायमेंशन है। मैं जो कह रहा था हम एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो है तेजस्वी यादव। 70 सीट में अगर 18 से 23 है तो अभी उम्मीद बाकी है, बाकी चरणों की 3-4 चरणों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, या यहीं खत्म हो जाती है? राहुल जी, देखिए उम्मीद बिल्कुल कायम है, ऐसा नहीं कह सकते कि उम्मीद कायम नहीं है। और बड़े आशावादी हैं। मैं एकवादी नहीं हूँ, एक साइड पे नहीं हूँ, है ना, इसलिए तो आप ये कहें कि वो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव को अगर वो एक समय ऐसा था बिल्कुल 2-3 सीटों पे आ गए थे और उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, तो नेचुरली नहीं, बट राहुल जी अब इस बात पर आप एक आइडियोलॉजी इसको करिएगा, थेराइज करिएगा, लेकिन जब वो 22 सीट पर आ गए थे तो अगली बार उनको कंधा लगाया नीतीश कुमार ने तो उनको 80 पर ले गए, और उसके अगली बार चिराग पासवान ने 6% वोट काटा तब जीते। ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें लेते हैं ना, अगर मैं दल वाइज कहता हूँ तो बीजेपी से ज्यादा। राहुल जी, मेरा प्रश्न जो था, मेरा ये कहना है कि राइट ऑफ बिहार की राजनीति में क्या आपने राइट ऑफ राहुल जी, मेरा सवाल फिर आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था कि 14 को क्या हो सकता है या 14 तारीख के दिन उम्मीद बनी रहेगी कि नहीं। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। ये एग्जिट पोल अगर आज के दिन ये बता रहा है 243 में 70 पर 80 से 23, तो क्या अभी जब हमारे पास बाकी रीजन्स के डेटा आएंगे उसमें आपको उम्मीद दिखती है? मुझे लगता है अभी सीमांचल का आएगा, अच्छा ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है कि अगर क्या मगध में हो सकता है, मगध का आएगा, मगध में वैसे भी मगध और शाहबाद का आएगा, जहां मगध शाहबाद का आएगा तो वो वहां पर स्ट्रांग है, तो उसके क्या वो पर ये एक इंटरजेक्शन उसमें भी उत्तर अगर इस मिथिलांचल में राजद की ये अगर ये है स्थिति जी, आप याद करिए लालू यादव जी के हेडेज में ये वही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें राजद को आती थी। अगर वहां से ये डिक्लाइन है हाँ, इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि ये जो ईबीसी फॉर्मेशन जो नीतीश कुमार ने किया, और जो हम ये ना भूलें कि मोदी फैक्टर भी बिहार में है, और मोदी और ईबीसी का जो गठजोड़ जब हो जाता है तो मिथिलांचल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा रीजन आपको दिखाई देता हूं। यही बात, इसी तरह की बात नीतीश कुमार ने कही थी जब जाति जनगणना की बात हो रही थी। कह रहे थे ये तेजस्वी बहुत चिल्ला रहा है, मुझे लगता है जिस दिन हो जाएगी जाति जनगणना ये रोएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जाति से ज्यादा जो 10,000 रुपए दिए उसका बहुत ज्यादा असर। अच्छा देखिए, दूसरा रीजन में आपके सामने रख देता हूं, फिर मुझे लगता है हमें पता चल जाएगा किसकी उम्मीद टूट गई है या बची हुई है। ठीक, तो बिहार का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है भागलपुर, जिसे अंग या अंगिका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। मतलब ये जब डेटा मैं आपको दे दूंगा तो 100 सीट का डेटा आ जाएगा हमारे सामने। अब इस क्षेत्र में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय ये जिले हैं। कुल सीटें हैं 30। 2020 में इस रीजन में एनडीए को चिराग पासवान की वजह से कुछ घाटा हुआ था। 30 सीटों में से 18 सीटें एनडीए ने जीती थी और 10 सीटें महागठबंधन के पास थी। इस बार क्या बदलने जा रहा है ये देख लेते हैं। 18 और 10 का भी वैसे देखें तो अनुपात में तो काफी आगे था यहां पर भी एनडीए, और चिराग पासवान एक फैक्टर थे। भागलपुर का एनडीए, भागलपुर का एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर। 30 सीटों का 20 से 23, मैंने आपको बताया पिछली बार 18 से 20 सीट थी यहां, अब यहां 20 से 23 मेट्राइज का सर्वे बता रहा है। मतलब यहां भी बढ़त 2020 की तुलना में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम 5 सीटों का इजाफा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सीट का इजाफा, कम से कम 2 का। एक तरफ झुक रहे हैं आप, 7 से 10 पर महागठबंधन। जब सर अब ये डेटा जो बता रहा है हम तो वो कह रहे हैं जन स्वराज फिर अधिकतम 1, अन्य अधिकतम 1। मतलब ये दूसरा क्षेत्र का एग्जिट पोल का जो हमने आपके सामने पिटारा खोला है, इसमें भी एनडीए आगे। और अब ऊपर टैली आप देख लीजिए, 70 से 78, 100 सीट का सर्वे आ चुका है एग्जिट पोल का। 70 से 78 एनडीए, 25 से 33 मात्र जो है महागठबंधन, आधे से भी कम। और जन स्वराज अभी भी अधिकतम 1 सीट जीत पाने की स्थिति में एग्जिट पोल बता रहा है। एआईएमएम का खाता भी नहीं खुला है क्योंकि अभी सीमांचल की बारी नहीं आई है, लेकिन काफी आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है। दुगने से भी, बल्कि 3 टाइम्स, लगभग 3 गुना दिखाई दे रहा है इस वक्त बढ़त में महागठबंधन से एनडीए। अवधेश जी देखिए, अगर यह परिणाम में कन्वर्ट होता है तो ये तो मेरे आकलन से भी ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब तय हुआ कि 70% सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उनका जो गठबंधन है वो जीतेगा।
तो ये तो फिर एक प्रकार से लहर की ही बात हुई। 2010 में मैं वहां था, तो मैं जब टीवी वालों को बोलता था कि मुझे 1977 का चुनाव परिणाम दिखाई दे रहा है, तो फिर वही परिणाम है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में 10% के आसपास वोट कंसोलिडेट है हिंदुत्व के आधार पर। बीजेपी की शुरुआत वहां से होती है, वो किसी कास्ट में, क्रॉस कास्ट है। वो एक ड्राइवर कई बार हमारी गाड़ी चला रहा था, सर हम लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। काहे पसंद करते हो? तो भैया वो राष्ट्र की बात करती है, बाकी सब नहीं करते हैं। तो ये भाव अगर थोड़ा सा भी इसमें होता है, और नीतीश कुमार के जो पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार की छवि जो फिर से एक पॉजिटिव बनी है, जो पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक बहुत डिप्लोमेटिकली धीरे धीरे नीतीश कुमार की छवि को चेंज कराने में भूमिका निभाई कि ये अस्थिर नहीं है, और जो स्पष्ट नहीं किया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उसका परिणाम यह हुआ कि विपक्ष ने नीतीश कुमार पर अटैक नहीं किया लगातार। ये नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कहने लगे। और ये भी एक प्लस गया है। नहीं, आपको लग रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री वो होंगे। ये आप देखिए, ये आदमी कोई करेक्शन करे तो उसको मास्टर स्ट्रोक भी कह दिया जाता है। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, करेक्शन। मास्टर स्ट्रोक तो था उनका बाई रोड ट्रेवल करना उस दिन बारिश में। नहीं, वो बीजेपी का बता रहे हैं कि पहले असमंजस में रखा और फिर बाद में नीतीश जी को चढ़ा दिया। बीजेपी तो क्लियर थी, लेकिन उसको न बोल करके, देखिए अगर वो बार बार नीतीश का नाम लेकर के और बोलते ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, अब इन सारे लोगों को था कि नीतीश पर अटैक तो कोई कर नहीं रहा था जी। नीतीश कुमार के उधर से भी प्रशंसा हो रही, इधर से प्रशंसा हो रही, तो उसका असर भी तो कुछ मतदाताओं पर पड़ता है कि लोगों का मनोविज्ञान। और ये बात सच है कि लोगों को ये ध्यान आ रहा था कि अगर इस समय हमने परिवर्तन कर दिया, ठीक है, तो जो एक विकास की और शांति स्थिरता की धारा है उसमें कमी। अब ये अंगिका क्षेत्र या भागलपुर को समझ लेते हैं, जरा अजीत जी थोड़ा बता दीजिए। ये वो इलाका है जिस इलाके में वो ईबीसी का वोट जो हम लोग मिथिलांचल में कर रहे थे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलाके में। ईबीसी का वोट बड़ा कंसोलिडेशन है इस इलाके में, एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो लेफ्ट का एक बड़ा असर वाला इलाका जो बेगूसराय का है, वो इसी इलाके में आता है, इसी अंगिका के इलाके में आता है। इसी में आपका वो ललन सिंह का इलाका भी आता है, जिसको लेकर के बड़ा तनाव रहा, कई बातों को लेकर के तनाव रहा। इस वजह से इस पूरे रीजन पर, लोगों की इस रीजन पर सबकी नजर थी कि क्या होगा। इस इलाके में जो फ्रेंडली फाइट वाली भी कई सारी सीटें हैं जो इस इलाके में आ रही हैं, जहां आरजेडी वीआईपी लड़ रहे हैं, कांग्रेस और सीपीआई लड़ रही है, तो ये ऐसे इस इलाके में ये सारी ये वो इलाका है 30 सीटों का। यहाँ ईबीसी का पोलराइजेशन बहुत ही, इसका मतलब बहुत सघन तरीके से हुआ है। ईबीसी का पोलराइजेशन एक फैक्टर है जो इस इलाके में, हम पहले कह रहे थे कि जो मल्लाह की उपजातियां हैं, जैसे गंगोता है या बिंद है या केवट है, वो इस इलाके में बहुत हैं। और इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही उन पर असर नहीं हुआ है मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ होने का, वो बिल्कुल वो असर नहीं हुआ है। जो विवाद थे इस इलाके में, कई विवाद हुए इस इलाके में। भागलपुर के एमपी ने एक समय कहा था कि हम रिजाइन कर देंगे नीतीश कुमार की पार्टी से, वो हमारे हिसाब से टिकटें नहीं बट रही हैं, उनको शुरुआत में बोल दिया था, वो उनको बड़ा मनाना पड़ा। तो इस सब के बावजूद, अगर इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद अगर ईबीसी का वोट हुआ है, एक साथ पोलराइज हुआ है, और नीतीश कुमार का और जो बीजेपी का कोर वोट है वो अपने साथ आया है एक साथ आकर के, और ये इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, इसका मतलब तो पूरे बिहार में इस तरह का एक लैंडस्लाइड, खासकर ये अंगिका क्षेत्र बता रहा है कि ईबीसी का वोट बैंक इंटैक्ट है, एनडीए के साथ एक इंटैक्ट है। और जो दूसरा ओवरराइडिंग फैक्टर हम लोग बार बार कह रहे हैं, महिलाओं वाले वोट का एक फैक्टर है, जो महिलाओं ने जाकर के लाभार्थी योजना, 10,000 वाली योजना, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन बढ़ने की योजना, बिजली फ्री होने की योजना, उन सब की वजह से भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ होगा, जो नीतीश कुमार के गवर्नेंस का एक एजेंडा है। नहीं, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स बता दिया जीत ने। ये मुंगेर वाला इलाका, मैं वहीं से आता हूँ। अच्छा, तो आप ये देखेंगे जो खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को ही देखिए, तो ऐसा नहीं है, वहाँ जो फॉरवर्ड कास्ट की भी संख्या काफी स्ट्रांग है। तो अगर वो कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, वो तो रहता है, तो वो तो है ही वोट बैंक उनके साथ ऑलरेडी। और ये अगर ईबीसी और ये वाला सारा धड़ा जुड़ जाता है, खासकर जो मल्ला वाली बात कर रहे हैं, अगर वो, अगर आपने भी कहा था कि वो बेल्ट है, हाँ हाँ, नहीं वो तो वो मैंने कहा था मिथिलांचल में भी है, और यहाँ पर वाला इलाका है। तो ये काफी, और यही राहुल गांधी जाकर, और ये दोनों जो आपने संजोग से पहला दोहराया। देखिए, पहली बात आप अपने दर्शकों को भी कहते हैं कि बिहार के मामले में हर चीज बहुत तसल्ली से कह देना, थोड़ा सा हमें अपने वील हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। मुकेश सहनी की जो बात हो रही है, बात इंडिविजुअल की नहीं है, किसी भी सामाजिक समूह का कोई भी व्यक्ति, और मुकेश सहनी तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेकर आएगा और नेता बन जाएगा। नेता नीचे से उठकर बनता है, बिल्कुल, या फिर किसी आंदोलन के जरिए बन जाता है। मुकेश सहनी के पास पैसा था और एक जाति का नाम है, इसलिए वो नेता हो जाएंगे।
उस समाज के सारे लोग पीछे लगे। ये रिजल्ट ये ठीक है कि ऐसा कल नहीं वो होता। नहीं नहीं प्रदीप जी, एक और बात आप पे जोड़ दूं। ये ठीक है कि वो पिछली बार मुकेश सहनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ थे, लेकिन वोट और सीट तो ले ही आए ना भाई वो तो भाई 11 में से 4 अकेले सीटें ले लड़के आए तो थे। कितना आता है ये पता चलता है। पर सौरभ जी ये बात और 11 में से 4 सीटें मिली और इस बार लोकसभा में उधर लड़े तो 3 में से कोई सीट नहीं मिली। एनेक्डोट बता दूं, ये वो इलाका है जहां मुकेश सहनी जी और राहुल गांधी जी नाव पर से छलांग लगाए कूद थे के नदी में। मछली पकड़ते नजर आए। वही ये इलाका है। वैसे सौरभ ये जो इलाका है वैसे भी स्ट्रांग होल्ड है एनडीए का। अगर आप भागलपुर बांका दोनों की 12 सीटें भी मिला लें तो 9 सीटें पिछली बार बीजेपी और जेडीयू मिलके ले गए थे। हाँ, लेकिन राहुल जी, वैसे अभी भी महागठबंधन में जहां पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया या करती आई है वो रीजन अभी बाकी है, मगध बाकी है। नहीं, बट ये बड़ी बात है कह रहे हैं। शाहबाद इस रीजन में भी- नहीं नहीं सौरभ जी, एक और चीज को समझे, अगर ये आंकड़े हैं अगर, तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का क्या हुआ फिर? नहीं, वो कहीं है नहीं। हाँ, तो नहीं है ना, incumbency का वोट है। नहीं है ना, प्रो इनकम में प्रो इनकम्बेंसी है। बाकी रीजन्स में सीमांचल भी है, बाकी रीजन्स में रिवर्स स्वीप करना पड़ेगा महागठबंधन। बिल्कुल। तो संभव नहीं क्या है। कभी बिहार में ऐसा हुआ है कि मतलब रीजन जिस तरीके से एक दल ने दूसरा दल संभव ने नहीं है। ऑपोजिट खेमों ने स्वीप किया हो? हाँ, नहीं ऐसा नहीं संभव होता कि नहीं है। रीजन में ऐसा पूरी तरह कभी से नहीं बदल होता। जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और इस आज के समय में तो संभव नहीं है। हाँ, आप बोलो कुछ। नहीं, हम ये कह रहे थे कि इस रीजन में इतने विवाद थे। जैसे हमने एक बताया भागलपुर का, बांका के एमपी जो है नीतीश कुमार की पार्टी के, उनका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है। सिटिंग कहलगांव MP में भी का। तो था, कहलगांव में कहलगांव में तो है ही, कहलगांव में तो खैर उनका आप उनकी फ्रेंडली फाइट है। नहीं, पर बीजेपी का RJD और रेबल है। हर जगह पे अलग अलग आप सही बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा गांव में जो है वो तो 9 बार के एमएलए थे सदानंद सिंह, बड़े कुर्मी नेता। गिरधारी उनकी यादव जी legacy- के बेटे लड़ उनकी रहे हैं। लीगेसी कांग्रेस नहीं बचा सकी। सदानंद सिंह की लीगेसी जेडीयू बचा रही है। उनके बेटे शिवानंद मुकेश को जेडीयू ने टिकट दिया कहलगांव में और वहां उनको हरवाने पहुंच गए तेजस्वी यादव अपना यादव कैंडिडेट लेकर के, कांग्रेस का जबकि कुशवाहा कैंडिडेट है। तो ये उस तरह का रीजन है। और बांका से जो विधायक हैं, एमपी हैं जो जेडीयू को, उनका बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है। इसके बावजूद अगर ये एनडीए इस तरह के रिजल्ट ले आ रहा है वहां, तो इसका मतलब ये सारे आप मुझे इतना बता दें व्यूअर्स के लिए, मैं सिंप्लीफाई, क्योंकि इनके पास तो इतना ज्ञान है, ये बहुत माइन्यूट जा सकते हैं सभी लोग। ये मुझे बता दें एग्जिट पोल में अब डब्बा बंद करने का वक्त है क्या? तो हो तो गया, अब क्या इसके बंद हो बाद? गया अब इसके तो बाद। अब सब 40-42 सीटों की जरूरत है। 70% वोटिंग है, 70% आप ऑलरेडी आपने जो रीजन में वोट 100 सीटों नहीं में दिखाया है उन्होंने ना, देंगे अभी देखने वाली। लेकिन सौरभ जी बात ये होगी कि इसमें नहीं, सारे बीजेपी रीजन की जेडीयू का सीटें तो क्या आ जाएं। कॉम्बिनेशन। सारे रीजन की सीटें तो आ जाए। अगर आप ये बता ये पाएं- बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर साहब ने कही, इसमें बीजेपी का कितना स्ट्राइक रेट और जेडीयू का कितना? अब तो देखने ये लायक एक- वही रह ये एक गया। बात होगा। देखने लायक इतनी वही है। अधिक सीटें वो भी हैं, आएगा, तो कोई strike बहुत rate ज्यादा में फर्क नहीं बहुत होगा अंतर दोनों। नहीं होगा, इतनी अधिक अभी सीटें अभी हैं। तक तो जितने चुनाव साथ लड़े हैं उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, ज्यादा रहा। होता है। इस बार पलट जाए तो अलग बात है। नहीं, पलट के भी काफी लोग बहुत कहने फर्क लगे हैं नहीं कि है। बीजेपी नहीं, पिछली बार नीतीश कुमार और ये इस रिजल्ट का अर्थ जेडीयू है बेहतर कि क्योंकि बेस उसका नीचे चला गया 20 में। नहीं, मैं सर ओवरऑल 45 सीटों की बात कर रहा देखिए, हूं। फिर हम क्या overall जेडीयू संख्या बीजेपी में- से ज्यादा संख्या में सीटें लाएगी, ये सवाल नहीं, ये हो सकता है। पिछले दफे से तो बहुत ज्यादा आगे रहेगी जेडीयू। अगर ये देखो, सीटें उसमें होल्ड क्या की, है ये कि रिजल्ट है, फैक्टर जो- तो जेडीयू पिछली बार से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो बिल्कुल तय है। अब वो देखना ये होगा कि अगर जो एक यहाँ हाइपोथेसिस चल रहा था कि अगर बीजेपी के वोट बैंक में जन स्वराज का कोई प्रभाव नहीं है, जैसा सर भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर बीजेपी और हाई जा रही है और जेडीयू एकदम लगभग बराबर चल रही है। ये बस। अरे मैं फिर जन स्वराज पे आता हूं एक बार, अब क्योंकि अब 100 सीट का सर्वे है सामने, तो अब इसमें तो आप लोगों को वो सीटें भी मालूम है ना, इस क्षेत्र में जन स्वराज की अच्छे लड़ने वाली सीटें कौन सी होंगी? नहीं मालूम। 14 सीटें बता रहे थे लोग ऐसी हैं जिसमें नहीं मालूम, अभी वो खुजना है। अभी एक कुछ सीमांचल की सीटें हैं, शाहबाद और शाहबाद में सीट है, और पूर्वी शाहबाद चंपारण तो में अभी सीट है, आया पश्चिम नहीं है ना। चंपारण तो में मैं कह सीट रहा हूं वो आना उनकी, है, अभी वो शिवहर आना में सीट है। आप जन स्वराज की उम्मीदें जिंदा रखना नहीं, चाहते हैं? 2-4 सीटों की हम करें हमेशा लड़ाई। जनसुराज की 10-12 शुरुआत सीटों पर जहां से टारगेटेड हुई, लड़ाई उन्होंने चंपारण वाले टारगेटेड इलाके लड़ाई लड़ी है। 10-12 सीटों को अंत में टारगेट किया है उन्होंने। हम लोग जो अभी जेडीयू बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसमें एक फैक्टर बता दे जिसको बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के 79 उम्मीदवार हैं, 79 जो पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं। 4 मुसलमान हटा दीजिए तो 75 उम्मीदवार हैं पिछड़े और दलित, और उसमें से मैक्सिमम जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के 49 फॉरवर्ड हैं, जिनमें से मैक्सिमम की सीट फंसी हुई है। अब प्रदीप जी, बिल्कुल सही। तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव को आप मान लें, अब वैसे तो ट्रैक तो लोग 6 महीने से कर रहे हैं, बल्कि साल की शुरुआत से कर रहे हैं बिहार को। आपने जब से भी चुनाव की दृष्टि से बिहार को देखना, इस बार समझना शुरू किया हो, तेजस्वी यादव कभी इस रेस में थे कि नहीं? नहीं, देखिए, मुझे तेजस्वी यादव की जो राजनीति है वो अगर मुझे तुलना करना हो तो बीएसपी की उत्तर प्रदेश में राजनीति जो 2009 के बाद हुई,
खासतौर से 2007 में जब अकेले सरकार बनी उनकी, उसके बाद से जो गिरावट आई, तेजस्वी यादव का मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पीक जो है वो 2020 का चुनाव था। इस इलेक्शन में कभी गेम में थे ही नहीं। इस इलेक्शन में कब, देखिए ऐसा है कि दो ही पार्टियां, दो गठबंधन है जी, वो दूसरे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये कहना कि गेम में नहीं थे ये तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो सीरियस कंटेंडर बने हुए हैं क्या, ठीक है, ये कम से कम एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि नहीं। देखिए एग्जिट पोल का मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो है वो अब आने वाला है, बिहार की महिला वोटर्स का रुझान। तो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बिहार में महिलाओं के वोटिंग के लिहाज से पसंद एनडीए ही रही। 65% महिला वोट एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है एग्जिट पोल में। महागठबंधन को 27%। लीजिए, ये तो यही खेल खत्म हो जाता है। 65 और 27 अगर ये ट्रेंड बता रहा है कि ये अंतर है, ये देखिए, और 8% अलग अन्य को, तो 50% वोट का 65% अगर कोई ले जा रहा है और दूसरे को मिल रहा है 27%। नहीं, ये बड़ी बहुत हैरान करने वाला है। तो पिछली बार सिर्फ 1% का फर्क था सौरभ जी, सिर्फ 1% का। 37% महिला वोट आरजेडी को मिला था और 38% महिला वोट मिला था एनडीए को। पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के महिला वोट में सिर्फ 1% का अंतर था। अगर यहाँ इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है अचानक? भाई इसका मतलब ये तो बता रहे हैं 27% महिला वोट बढ़ गया एनडीए के लिए पिछली बार से। वही तो 38 से बढ़ के 65। देखिए, इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल वोट का 31% तो महिलाओं ने दे दिया और 50% मान लिया। पहले बताइए, ये रीजनेबल लग रहा है आपको? नहीं, हमको नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली बताइए। मनोज जी, हम सबके दोस्त हैं, फिर भी डेटा पे बात ऑनेस्टली बता रहे हैं। महिलाओं का वोट ज्यादा मिलेगा, 50% से ज्यादा तो होगा ही नहीं, सुनिए 65% है सर। 50% महिलाओं से ज्यादा वोट तो एनडीए को जाएगा ना। 50% से अगर ज्यादा नहीं जाता है तो फिर तो मतलब 80% रहता तो हमको चिंता होती। लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं, वो लगता कि नीतीश कुमार और मोदी के रहते हुए अगर महिलाओं का वोट 65%, महिलाओं का वोट जहां तक सवाल है। चले, मैं आपको सवर्ण वोट भी बता देता हूं। डेटा आ गया है मेट्राइज का। सवर्ण वोट एनडीए 69%, 69% एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को मात्र 15%, अन्य को 16%। इसमें कुछ सरप्राइज जैसा नहीं है। ओबीसी वोट की भी अन्य 16% कहां है? हाँ, ये अन्य का जो ठीक है, ओबीसी वोट देख ले। ओबीसी वोट 51% एनडीए, जहां भी काफी अंतर है। ओबीसी वोट टोटल ओबीसी है, मतलब इसके अंदर यादव भी है। 51% एनडीए और 39% महागठबंधन, यहां भी 11% का अंतर और 10% अन्य को। भाई ओबीसी परसेंट में 11% का अंतर है, सवर्ण में तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, 50% से ज्यादा। महिलाओं में जो है दोनों के अंदर जो 40% का अंतर है दिखाई दे रहा है, 38% का अंतर दिखाई दे रहा है। मैं एक बात कह दूं, जहां तक महिलाओं का सवाल है, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में इसको देखिए। ये ठीक है, जो लास्ट में 10,000 रुपया दिया गया वो एक बहुत मेजर पुश रहा होगा, पर आप बिहार में जहां तक महिलाओं, और एक मेरे मित्र ने आज काफ़ी डेटा मुझे भेजा था, बिहार में महिलाओं का 2005 के बाद की जो स्थिति आप देखिएगा, हर जो मार्कर्स हो गए, मैं कितने मार्कर्स आपको बताऊं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, कांस्टेबलों की भर्ती हो, आप अग्रीड, बट बात सवाल 65% का है। इतना जंप तो अगर जब मूवमेंट बनेगा, जब मूवमेंट होता जाएगा, पिछली बार का कितना डिफरेंस था? 9%, 1% का अंतर बता रहे हैं, तो 10% का डिफरेंस था पिछली बार भी महिला वोट में। महिला वोट नहीं, महागठबंधन 41% जो है वो एनडीए को गया था, 31% जो है तो 10% का गैप है सर। और वो 10% का गैप भी बढ़ के 38% हो गया। सर वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम वोट का भी बता देते हैं आपको। मुस्लिम वोट बटा कि नहीं बटा, बहुत चर्चा रही इसमें। एआईएमआईएम, प्रशांत किशोर, ये कितना वोट खींच पाए मुसलमानों का। अब मेट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को मात्र 10% वोट मिला। वैसे एनडीए के लिहाज से 10% भी बहुत कम नहीं है, और नहीं कम है इसलिए कि नीतीश कुमार है। चलें ठीक। 78% महागठबंधन, 78% वोट जो है वो महागठबंधन को मिला। 17-18% आप मुसलमानों की आबादी जितनी मानिए, बहुत कम दी थी। 4 सीटें तो दी थी जेडीयू ने, 10% वोट कैसे बढ़ गए? नहीं, 78% महागठबंधन के लिए ये ट्रेंड के हिसाब से ही है। हाँ, बिल्कुल इतना ही कंसोलिडेशन होता इसका है। मतलब है कि सीमांचल में महागठबंधन बेहतर कर रही है। ज्यादा नहीं हो सकता। दिस मींस कि एमआईएम को और पिछली बार भी यही था, 77% था। इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं ना, वो 2000, 3000, 4000, 77 पिछली बार भी। नहीं, तो इसका मतलब है कि सीमांचल में महागठबंधन बेटर कर सकती है। अब तो आपके पास डेटा आएगा।
और एआई जो मैंने कहा था वो वैसी फैक्टर नहीं चल रहा है। ये बीच में खबरें आ रही थी कि थोड़ा मुसलमान वोटर आरजेडी से फ्रस्ट्रेशन में था, लेकिन वो कंसोलिडेट हुआ होगा बहुत स्ट्रांगली। अभी आगे हम जल्दी सीमांचल का भी डेटा पूरा देंगे। गड़बड़ है, आप 4 सीटें दे रहे हैं मुसलमानों को, 10% वोट मिल गया। नहीं, अब मतलब मुसलमान जहां मुसलमान है वहीं वोट करेगा क्या? ये भी तो नहीं ना राहुल जी। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एनडीए है, एनडीए में बीजेपी ने कहां दिया? नहीं दिया। तो एनडीए में जो सीटें दी वो 4 मुसलमानों को 101 सीट लड़ रहे हैं ना नीतीश कुमार ने। अगर नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट आए तो मुझे खैर ये बात की बात है, 4 सीटों पे इतना वोट मिल जाए तो। अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ रही है हर्षवर्धन जी। 100 सीटों का सर्वे आ गया, 70-78 एनडीए, 25 से 33 महागठबंधन, जनसुराज अधिकतम 1 और महिला वोट 65% जाता हुआ बता रहा है एग्जिट पोल एनडीए के लिए। उधर महागठबंधन को मात्र 27% और ओबीसी में भी 11% का गैप बता रहा है। तो फिर क्या निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं, देखिए मुझे तो लगता है कि जो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है वही एग्जिट पोल बता रहा है। एग्जिट पोल कोई ऐसा मतलब ऐसी चीज नहीं दिखा रहा है जो पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। और उसका अगर एक पैमाना देखें तो जनसुराज को आप 1 या 2 कितनी सीट बता रहे हैं? अधिकतम 1 अगर आई, अधिकतम 1 ना, तो एकदम सही बता रहा है। क्योंकि जनसुराज तो उसी दिन खत्म हो गई थी ना जिस दिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जनता देखती है ना, आपने माहौल बनाया, हवा पानी खूब बढ़िया किया, वो एक चलता है ना कि उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां और जब फंस गए तो भाग जाएंगे। तो ये तो नहीं होता है ना। प्रशांत किशोर ने वही किया। ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी के इर्द गिर्द था। तेजस्वी स्लिप करते गए, नीतीश कुमार चढ़ते गए। ऐसा चुनाव बिहार में कभी नहीं हुआ। नीतीश जिनके ऊपर ढेर सारे आरोप, अरे वो तो अब उम्र हो गई, अरे वो तो भूल जाते हैं जी, वो सब है। तो अभी जो एग्जिट पोल दिख रहा है वो मुझे साफ साफ दिखा रहा है कि क्लीन स्वीप है। फिर से दोहरा रहा हूं जो हम कहानी कुर्सी की बोलते थे, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होता ये आपने बड़ा साफ साफ कहा, कई बार कहा। मनोज जी, अब अगले रीजन की बात कर लेते हैं। मगध 51 सीटों वाला मगध क्षेत्र है। इसमें इसी में पटना आता है, नीतीश कुमार का नालंदा भी यहीं आता है और जीतन राम मांझी का गया भी। इसके अलावा जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और नवादा, ये वो इलाका है जहां पर 2020 में तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने लीड ली थी और एनडीए को हुआ था जबरदस्त घाटा। क्या नीतीश कुमार फिर से इस इलाके में मजबूत हो रहे हैं? क्या तेजस्वी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखने में, बरकरार रख पाने में कामयाब हुए? दिखाते हैं इंडिया टीवी का और मेट्राइज का एग्जिट पोल मगध के लिए क्या कह रहा है। मगध की 51 सीटों के लिए तो देखिए नंबर आपके सामने आ गया है। मगध में एनडीए 30 से 35 सीटें जीत सकता है और महागठबंधन 17 से 22। तो ये वो क्षेत्र था जहां पिछली बार महागठबंधन बेहतर किया था, वहां भी इस बार आगे एनडीए दिखाई दे रहा है और जनसुराज को यहां भी 0 से 1 सीट। तो इसके जुड़ते ही आप देखिए एनडीए 100 से 113, 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए। और 3 क्षेत्र हमने बताए हैं आपको सर्वे के हिसाब से, उसी में 100 को पार करता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। अधिकतम 113 तक जा सकता है इन 152 सीटों में। और महागठबंधन बहुत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 42 से 55। मतलब मनोज जी का सर्वे अगर सही आंकलन दे रहा है तो इसके हिसाब से तो महागठबंधन लोगों के दिमाग में कभी घर कर ही नहीं पाया इस चुनाव में कम से कम। और एनडीए इस जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आती गई वो गैप को बढ़ाती गई। अभी 152 सीटों का सर्वे हमने खोला है, उसी में 100 से 113 3 क्षेत्र आपको हमने बता दिए हैं, मगध, अंगिका और इसके अलावा मिथिलांचल। मनोज जी बाकी कहानी आप बताइए। देखिए, जो आपने कहा कि भाई एनडीए यहाँ भी बिछड़ रही है, जैसे अब मगध वाला एरिया ले लीजिए तो पटना की 14 सीट 9 सीटें हार चुकी थी बीजेपी वहाँ पे, लेकिन इस बार इससे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। तो एनडीए इस बार लगभग हर क्षेत्र में आप किसी भी रीजन में जाएंगे तो पिछले की अपेक्षा वो बेहतर करते हुए, और उसका जो कोर वोटर था, जो महिला थी, जो जिनको लाभ पहुंचा रखे थे नीतीश जी ने, और बार बार महिलाएं ये बोलती थी कि इस बार कर्ज उतारने का समय आ गया है, और वो कर्ज उतारने के लिए काफी बढ़ चढ़ कर आगे हुई थी। अभी बहुत सारे प्रश्न हुए थे मेरे बैठने के पहले कि भाई महिलाओं का इतना बड़ा गैप, 11% का वोट, 12% का वोट एनडीए और महागठबंधन में हुआ था। यदि ये गैप न रहे तो एनडीए कहां से वोट लेकर? मैं बता देता हूं ना, आपने महिलाओं का वोट बताया 65% एनडीए के लिए और उधर महागठबंधन के लिए मात्र 27%। जो पिछली बार 41% एनडीए की तरफ था वो हो गया 65%।
25%, 24% का इजाफा। ये इजाफा आप पोल भी देखिए, जिस तरीके से पोल बढ़ा है, और इस पोल बढ़ने में जो अभी परसेंटेज आज तो लग रहा है कि 75% से ऊपर हो जाएगा सेकंड पोल का जो है, तो ये आंकड़ा इसलिए नहीं बढ़ा कि सिर्फ पुरुष वोटर आए हैं, महिला वोटर काफी बढ़ चढ़ के, जैसे हम लोग क्षेत्र में बात कर रहे थे, अपने बच्चों से पूछ रहे थे, तो उनका कहना था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं काफी लंबी लाइन लगा के खड़ी है। और शाम का 6:30 बजे की बात थी। कैमूर के कुछ जिलों की बात मैं बता दूं, रोहतास के कुछ जिलों की बात बता दूं, गया के कुछ जिलों की बात बता दूं, वहां पे मुझे जो लोगों का कहना था कि 9 बजे रात तक भी पोल चल सकता है। तो ये आंकड़े जब आएंगे तो जो मैं 75% का बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बड़ा हो, और पूरा ओवरऑल आंकड़ा लेकर चलेंगे तो पिछली बार के जो वोट पोल है उसमें में और आज के पोल में कम से कम 15% से ऊपर का भी आपने अलग अलग जाति का क्या रुझान रहा वो सब भी डेटा निकाला होगा, लेकिन अगर महिला वोट 65% एक तरफ है तो फिर तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी तो इसीलिए मैंने खत्म किया ना, मैंने कहा कहानी को आगे बढ़ाया, मैं तो रखा ही हूं। अरे एक और क्षेत्र बता देता हूं आपको, भोजपुर का इलाका, यहां 67 सीटें हैं और भोजपुर के 2 पार्ट हैं। गंगा के उत्तर में 5 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। यहां एनडीए का जोर चला था पिछली बार। और गंगा के दक्षिण में भोजपुर के 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इन 4 जिलों में महागठबंधन मजबूत था। तो 2025 में क्या होता दिखाई दे रहा है, इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। बिहार के भोजपुर की 67 सीटों का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए 37 से 42। भोजपुर में एनडीए 37 से 42 सीटें 67 में से, और महागठबंधन 20 से 25। तो टक्कर भी थोड़ी बहुत ही दे पाई महागठबंधन की टीम इस क्षेत्र में भी। और जनसुराज को यहां भी अधिकतम 1 सीट जाती हुई दिख रही है हमारे इस एग्जिट पोल में, और भोजपुर में अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। अब देखिए साहब, 243 में से 219 सीटों का सर्वे, 135 से 155 एनडीए। अभी कुछ सीटें आना जो है, अभी 24 सीट का सर्वे जो अभी आना बाकी है, और उसी में 137 सीटें एनडीए बता रहे हैं आप, मिनिमम 137 बता रहे हैं, 122 पे सरकार बनती है, और महागठबंधन 62 से 80। तो ये कहानी है, मतलब ये तो अब बता ही दीजिए, आखिरी भी अब बचा ही क्या, अंतिम भी दिखाई दे सर तो, क्योंकि क्यों हाथी की पूछ रखे हम बचा करके। दिखा दीजिए अगला क्षेत्र भी दिखा दीजिए ओवरऑल, फिर ओवरऑल सर्वे पे हम लोग चलते हैं। सीमांचल का भी दिखा दीजिए सर्वे। सीमांचल का सर्वे आते ही सारी सीटें बराबर हो जाएंगी। वो रीजन जहां पर मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, 24 सीटें। वो इलाका जहां पिछले इलेक्शन में ओवैसी साहब का जादू चला था और लालू तेजस्वी का जादू ढला था। सीमांचल के मुसलमानों ने ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। 24 सीटों में एनडीए 10 से 12, महागठबंधन 8 से 10, जनसुराज 1, एआईएमआईएम 2 से 3। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब ओवैसी को वोट मिला भी लेकिन उतना नहीं जितना पिछली बार, और यहां एनडीए बहुत नहीं पीछे गया। 12 सीट पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी आप 10 से 12 सीटें दे रहे हैं। और इसके साथ ही सारी सीटों का सर्वे हमारा एग्जिट पोल का आ गया आपके सामने। 147 मिनिमम सीटें मेट्राइज एजेंसी दे रही है, मनोज जी की एजेंसी, एनडीए को 147, मतलब 122 से मिनिमम रिक्वायरमेंट से 25 से ज्यादा यहां से आप शुरुआत कर रहे हैं एनडीए की। और अधिकतम महागठबंधन को आप दे रहे हैं 90, उसका बेस्ट केस 90 है, इनका वर्स्ट केस 147 है जी ना जी। कमाल। और ये 2010 रिपीट होने जा रहा है। एग्जैक्ट होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ट्रेंड है वो उसी ओर जा रहा है। अब उससे कितना पीछे रह जाएगा केवल 14 तारीख को ये देखने की बात। मैंने सौरव जी को बता रखा था अपने ओपिनियन पोल पे कि सौरव जी मैं नीचे वाले आंकड़े में फेल नहीं हो सकता हूं, ऊपर वाले आंकड़े में फेल हो सकता हूं। यदि मैं 157 तक जा रहा हूं, 167 तक जा रहा हूं, तो जिस तरीके से महिलाओं का रुझान दिखा, जिस तरीके से लोग एग्रेसिव होकर पोल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कहा जाता है कि इतने बढ़े हुए वोट परसेंटेज पे आप एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगा लें, ये बड़ा टफ होता है, लेकिन काफी होता है। 2 चीजों का डर था हमें, जो हम लोग ओपिनियन पोल में लेकर चल रहे थे कि एक जन स्वराज पार्टी का क्या होगा। जन स्वराज पार्टी ने एनडीए का वोट काटा, इसमें 2 मत नहीं है, लेकिन उस तरीके से उसका रुझान नहीं दिखा, चूंकि लोगों को लगा कि इनको ज्यादा वोट देने से क्या होगा कि महागठबंधन आगे आओगी। दूसरी बात है कि एआईएमआईए का बता दें कि वहां पे जो 2 से 3 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी चाहती भी नहीं थी को बहुत ज्यादा सीट जीत कर आए, बस इतना चाहती थी कि जहां पे 45 या 60 हजार से अधिक वोटर है मुसलमानों का, वहां से 10,000 वोट की किसी तरीके से अपने खाते में ले आए। जीतने का उन्होंने बीजेपी भी नहीं अनुमान लगा के रखे थे, और ये भी चाह रहे थे कि मैं उतना ही वोट लाऊं कि ये कम से कम महागठबंधन के लोग हार जाए, ताकि आगे सबक सिखाने के लिए मेरे लिए आसान होगा।
तो ये आपका सर्वे इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे, उसके मुताबिक अब आप इसको लैंडस्लाइड कहिए, बहुमत, प्रचंड बहुमत कहिए, जो भी इसको आप नॉमेनक्लेचर करें, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत प्रेडिक्ट कर रहा है कि 14 तारीख को ऐसे नंबर्स आपको दिखें तो आप हैरान ना होइएगा। 147 से 167 एनडीए, 70 से 90 महागठबंधन, संसराज मात्र अधिकतम 2 सीट, एमआईएम ओवैसी जी की पार्टी 2 से 3 सीट, अन्य 0 से 5 सीट। तो ये आपके सामने है। अब आपके पार्टियों में भी दिलचस्पी होगी, कौन आगे रहा, नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, वो भी मैं आपको बता दूं। लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ, ये लैंडस्लाइड नहीं हुआ। 62% वोट बताएंगे ना, अभी वोट बताएंगे, वोट परसेंटेज भी भाई बताएंगे, वोट पे बताएगा लैंडस्लाइड होता है कि नहीं होता। अब पार्टी वाइज देख लीजिए आप, जेडीयू 67 से 75, जेडीयू 67 से 75 सीटें जीत सकती है मेट्राइज के मुताबिक, बीजेपी 67 से 73, टच एंड गो, वही लगभग बराबरी वाली बात है। इसमें कहिए स्लाइट एज जेडीयू को, एज आप पता लगा सर कितना होता है, इतना ही होता है 2 सीट का, ठीक है। एलजेपीआर 7 से 9, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान 7 से 9, 7 से 9 में उनको परेशान तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोग तो कह रहे थे 1-2 सीट वाले भी थे, शायद आएगी। और आरएलएम एनडीए को ड्रैग किया है एलजेपी, आरएलएम 1 से 2 उपेंद्र कुशवाहा, ये रहा साहब एनडीए। तो एनडीए में जेडीयू 67 से 75, बीजेपी 67 से 73, मतलब स्लाइट मार्जिन से जेडीयू बेटर कर सकती है। तो लेकिन यह भी इस चुनाव की एक बड़ी कहानी होगी अगर यह सच होता है तो, कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनी बीजेपी से। एलजेपीआर 7 से 9, आरएलएम 1 से 2। अब देख लेते हैं हम महागठबंधन का हाल। तो महागठबंधन में सारी पार्टियां जो हैं वो बता रही हैं, आरजेडी 53 से 58, आरजेडी 53 से 58 सीटें, पिछली बार 75 सीट थी आरजेडी की, तो 75 से घट के वर्स्ट केस में 53, बेस्ट केस में 58 आ सकते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी। 20 सीट तो कांग्रेस ने कैसा किया, क्या कांग्रेस ने और डब्बा गोल किया महागठबंधन का? कांग्रेस पार्टी मेट्राइज के मुताबिक 10 से 12 सीटें मात्र, पिछली बार 19 सीट लाई थी कांग्रेस, 70 सीट लड़के 19 लाई थी, इस बार 61 सीट लड़ी है कांग्रेस के लिए। 61 सीट लड़के 10 से 12 कांग्रेस पार्टी। और आरजेडी 143 शायद लड़ी है, तो 143 में वो 53 से 58 बता रहे हैं आप। वीआईपी 1 से 4, मतलब वीआईपी पिछली बार 4 सीट लाई थी, इस बार भी 4 तक आप बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 1 से 4। सीपीआई एमएल काफी नुकसान में रहेगी अगर यह आंकड़ा सही होता है, 5 से 8, पिछली बार मेरे जहां तक मेरा ख्याल है 16 था। सीपीआई एमएल अलोन 12, 12, मुझे भी 12 याद, 4 सीपीएम और सीपीआई का अलग था सर, 2-2 सीट, तो 12 था सीपीआई एमएल, उसको आप 5 से 8 बता रहे हैं, तो काफी नुकसान। और सीपीआई सीपीएम मिलाकर के 4 से 6, ये 4 थे पिछली बार, आप अभी भी इनको 4 से 6 बता रहे हैं। एआईएमआईएम का हमने आपको बताया 2 से 3, पिछली बार इनकी 5 थी। जनसुराज कोई नहीं चौंका पाई, जनसुराज सर्वे के मुताबिक तो अधिकतम 2 सीट पर ठहर जाना चाहिए। जनसुराज पार्टी 0 से 2 सीट, अन्य 0 से 5 सीट। तो अब इसके बाद बाकी रह जाता है वोट शेयर, वो मैं आता हूं थोड़ी देर में। अब मुझे आप बताइए, अब ये इतनी सारी कहानी जो आपने बताई है, वोट शेयर भी बता देते हैं। चलिए, एनडीए 48.4%, 48.4। अब 2020 और 2010 की काफी बात हुई तो वो बता दूं आपको, पिछले चुनाव में था 37% दोनों, और 37 से बढ़ के 48.5% पर एनडीए जा रहा है, 11.5% वोट बढ़ रहा है एनडीए का हमारे सर्वे के मुताबिक। महागठबंधन 36.8, ये वही है लगभग 37.220 था मेरे ख्याल में पिछली बार, 37.20, और इस बार ये 36.8, तो ऑलमोस्ट वही है। मतलब वोट में महागठबंधन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अतिरिक्त वोट एनडीए को चला गया। यह है कहानी इस चुनाव की। अब मुझे बताइए इसकी सबसे बड़ी थीम इस चुनाव की, महिला वोट, ये सब कुछ सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज बढ़ाया है, जो एनडीए को भी कही है और इलेक्शन में भी बढ़ाई है, कि जो बिहार में सबसे आज लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज इतना हाई हुआ। देखिए, वोट परसेंटेज एक ही कारण से नहीं बढ़ा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कारण थे जिसके कारण से वोट परसेंटेज ओवरऑल वोट में बढ़ा है। उसमें एक महिलाओं का योगदान कर सकते हैं, दूसरे जो प्रवासी वहाँ पे जाकर निवास मैंने अपने निवास स्थान पर गए और वहीं रुक गए और पोल करके जो वापस जा रहे हैं, तो ये सब हाँ, दोनों को ध्यान में रखकर उन्होंने गए और वहां पे रुके रह गए। जनसुराज पार्टी का इतना जरूर कहूंगा कि जनसुराज पार्टी ने एनडीए को
कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया है, नहीं तो एनडीए आज बड़ी पार्टी जरूर बन के रहती। तो जो प्रशांत किशोर जी तो बड़ी पार्टी है। नहीं, सॉरी, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के रह जाती। दूसरा ये है कि जिस तरीके से उनका कहना था कि भाई मुझसे लिख कर ले लीजिए कि जेडीयू 25 सीट से ऊपर नहीं जीत पाएगी, तो पता ना कितने लोग लिख कर रखे हैं, मुझे तो नहीं पता। अब तो 14 तारीख को देखूंगा। उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा भाई, ये भी बोला हुआ है जी। तो ये चीजें हैं और मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि नीतीश कुमार को लेकर किसी भी जनता के बीच में जाइए। यहां तक कि आरजेडी के भी जो वोटर थे वो कहीं नाराजगी उनसे नहीं व्यक्त करते थे। और एक चीज तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से कांग्रेस को 60 साल याद दिलाकर आज वोट मांगी जाती है, लालू यादव का 20 साल का वो शासन बिहार के अभी ही नहीं बहुत सारे चुनाव में प्रभाव डालेंगे। और ये इस बार के भी आंकड़े में दिखा कि महिलाओं में काफी उनको लेकर डर, असंतोष या कहिए कि नाराजगी भी दिख रही थी कि भाई वही शासन फिर ना आ जाए। सर, इन आंकड़ों पर आपको कल एडिटोरियल लिखना होता तो क्या होती पहली लाइन? नहीं, ये वोट गवर्नेंस का वोट। अच्छा, चाहे आप महिला की बात कीजिए, अति पिछड़ों की बात कीजिए, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका वोट है। गवर्नेंस जब डिलीवरी तक आ जाता है तो लोगों के जीवन को इफेक्ट करता है। आप वेलफेयरिज्म भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मतदाता को रिश्वत दी गई, 10,000 रुपये दिए गए, ये सब आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जिसको मिला है उससे पूछिए, उसके परिवार से बात कीजिए कि उसके जीवन में क्या अंतर आया। तो पैसा जो है कोई नीतीश कुमार ने या नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से तो दे नहीं दिया, सरकार का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है। सवाल यह है कि आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं। उससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, संतोष ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बेसिकली गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है, जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से आता है जी, जो डिलीवरी से आता है और आपकी योजनाओं से आता है, आपकी नीतियों से आता है। ठीक है। जिस तरह से आप पूरे समाज को लेकर सोचते हैं, महिला सेंट्रिक विकास, ये जो है, मैं मानता हूं कि 2014 से ये जो नैरेटिव चलाया नरेंद्र मोदी ने, वो हर राज्य में उनके लिए फायदेमंद रहा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन बिहार में उसका सबसे ज़्यादा असर दिखा, क्योंकि फिर कह रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू का जो सामंजस्य था इस चुनाव में, वो इससे पहले सिर्फ 2010 में देखने को मिला था। ठीक है त्रिपाठी जी, अब इसमें देखिए बाकी तो बातें आप जो कहते आए हैं वही सर्वे भी बता रहा है। इसमें एक ही बात है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है। इस पर आपको कोई आश्चर्य? नहीं, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हालांकि मैं बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो उनसे एक कार्यक्रम में हम लोग मिले तो पूछ लिया लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूछा ही गया क्या नीतीश जी साथ में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी साथ में रहेंगे और जनता दल यूनाइटेड इस बार पहले से अच्छा करेगी। तो मैंने हंसते हुए कहा कि दूसरी लाइन पहले बोलना चाहिए था, वही तो मूल में छिपा हुआ है। तो ये कहीं न कहीं है। और अभी परसों मुझे एक सज्जन दरभंगा से फोन किया, उन्होंने कहा कि आप सब सही कह रहे हैं, क्लीन स्वीप होगी, बहुत शानदार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी होगी। मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह दिखता है, क्योंकि जो एक तरह से कहें कि सीट के लिहाज से कहें, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो वो दिखता है। 43 से अगर 60 चले गए, 65 चले गए, तो वो ग्रोथ बहुत दिखता है, वो सर्वे में भी दिखेगा। लेकिन जब 74 पे खड़ी पार्टी हो, अगर 80 हो जाएगी तो वो ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। जैसे राष्ट्रीय जनता दल भी है 75 के आसपास है, तो उसका वो ग्रोथ या नहीं दिखेगा। मैं आज भी ये मानता हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन सर्वे भी कह रहा है और ज्यादातर लोग कह रहे हैं, तो अभी तो हम सर्वे पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार पर जो हमला नहीं हो सका, नीतीश कुमार आप मतलब कमाल है, विपक्ष के रणनीतिकार इसमें लगे रह गए कि अरे भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तुम क्यों नहीं बना रहे हो। उनको क्या करना था, हम लोगों ने एक दिन इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। उनको क्या करना था, उनको नीतीश कुमार पर ही तो हमला बोलना था। 20 साल कौन मुख्यमंत्री रहा, और वो ये कहते रहे कि अरे देखो भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हुआ ये कि नीतीश कुमार के प्रति जो पिछले 6-8 महीने में बड़ी नाराजगी या उल्टा मसला था, वो सब प्लस कर गया। हालांकि पिछले 6 महीने इस कैंपेन ने एंटी इनकम्बेंसी को ब्लंट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द होना चाहिए था, उसमें चढ़ गए नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन अभी भी मुझे जो अनुमान मेरा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो अद्भुत तो ये हुआ कि कांग्रेस, आरजेडी, सब बड़े बड़े नेता, उनके तेजस्वी जी, बाकी नीतीश, राहुल गांधी, सभी लोग वो नीतीश कुमार पर हमला करने की बजाय उनके प्रति करुणा दिखाने लगे कि भाई ये तो इनको तो बनाएगी नहीं, इनका क्या होगा, इनकी पार्टी भी खा जाएगी, उनकी ज्यादा चिंता करने लग गए।
तो ये तो लोगों को लिखा, मतलब उनके बारे में नेगेटिव बात ऑपोजिशन ने भी करनी बंद कर दी अंतिम दिनों में आते आते। तो राहुल जी, आप सहमत कुछ हो पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है ये वोट जो है ना वो प्योरली जो स्कीम्स चलाई गई है ना उसके प्रति है। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये दिए और वो 10,000 पहुंच गए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क आया। दूसरों ने भी अनाउंस किया ऐसा, मैं इसको कोई गलत नहीं मानता कि आप क्योंकि साउथ में ऐसा बहुत सारा स्कीम्स होती थी और जिसको लेकर बहुत ज़्यादा फायदा भी होता था पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इसमें भी जो मॉडल तैयार किया गया, जो यूज़ किया गया, उसके कारण बहुत ज़्यादा फायदा। अगर इसको मैं विकास के प्रति बोलूँ तो बिल्कुल विकास के प्रति नहीं है, क्योंकि मैं अगर बिहार की सारी चीज़ों को देखता हूँ तो 65 लगभग 65% हाउस होल्ड्स में एक माइग्रेंट थे, 5% मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी आप क्रिएट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है ये जो वोट है ये प्योरली एक तो महिलाओं का वोट है, और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि ये वोट जो है जो आपने स्कीम्स चलाई और उसको इफेक्टिवली, मुझे लगता है 14 को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्हीं लाइंस पर, या आपको लगता है इतना एक तरफा नहीं होगा? जो भी हो, मुझे लगता है कि देखिए ये मोरल है, सारे जितने एग्जिट पोल हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि कोई भी 133 से कम नहीं दे रहा है, और हम ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू जो है उसको एज है ही इस चुनाव में, और अगर ये एग्जिट पोल सही हो तो नेचुरली इतना जो है सीटें जो है इंपॉर्टेंट जो आपने कहा, क्योंकि मनोज जी ने तो हमारे साथ शेयर किया सर्वे, बाकी जगह जो और एजेंसियों का भी चल रहा है 130 से कम तो मुझे नहीं लगा कोई भी नहीं है। 133 से कम किसी ने 133 से कम किसी ने एनडीए को नहीं दिखाया, नहीं दिया है, तो वो सही है। और गलत होना है तो सबको होना पड़ेगा। देखिए, मैं लोएस्ट 133 है, जिसका 133 भी है, लोएस्ट 133 नहीं, बट इसमें जो चुनाव पे आपने कहा ना कि इनको जो पूछा कि क्या हेडलाइंस लिखेंगे, तो प्रदीप जी तो कुछ भी लिख सकते हैं और अच्छा ही लिखेंगे, पर सच्चाई क्या है इस चुनाव की जो बात है, और जो त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, सर अगर कोई अच्छा लड़का है, अच्छा टॉप बहुत बार अच्छा कर रहा है और वो बहुत अच्छा कर गया तो सरप्राइज नहीं है। नीतीश कुमार का पीछे से इमर्ज कर हेडलाइन वही निकलती हुई दिख रही है इसमें। देखिए, पोल ऑफ पोल में भी बता देता हूं प्रोफेसर साहब, 6 सर्वे का औसत हम आपको बता देते हैं, तो इसमें अगर कोई बहुत विपरीत ट्रेंड हुआ होगा तो वो भी इसके अंदर हमने ले लिया है। 6 पोल्स का सर्वे का औसत क्या कहता है? सारे पोल्स एनडीए की वापसी बता रहे हैं। पहली बात तो मतलब एक भी पोल अभी तक दृष्टि में ऐसा नहीं आया जो ये बताता हो कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया टीवी में ट्राइज एनडीए 147 to 167, चाणक्य टुडे 130 से 138, ये थोड़ा सा लोअर साइड पर है। पोल स्ट्रैट 132 से 140 अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं तो जी। पोल डायरी 33 से 48, 133 से 148, पोल डायरी 184 209, ये तो 184 से शुरुआत कर रहे हैं एनडीए के लिए, मतलब ये 200 पार बता रहे हैं। जेवीसी 135 से 150 एनडीए, डीबी रिसर्च 137 से 152, अब इसके हिसाब से औसत हो जाता है 145। हालांकि औसत का कोई मतलब नहीं होता, मैं नहीं मानता मतलब, लेकिन फिर भी एक चलन है तो हम दिखा रहे हैं आपको कि भाई इन सारे सर्वे का ये है कोई नहीं, लेकिन ये जो क्या ही है, जब कोई इलेक्शन रिजल्ट ना आउटलायर हो जाता है तो विश्वास करना मुश्किल होता है। मुझे 2014 का चुनाव याद है, यही चाणक्य का जो है एग्जिट पोल आया न्यूज़ 24 में कि 73 ±7, वहाँ सबने प्रोग्राम रुकवा दिया। अच्छा, कि ये हो ही नहीं सकता। यूपी में बताया, यूपी में। तो हमने कहा कि शुरू से हम कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो सबसे बेस्ट किया है अब तक उससे बेहतर होगा। तो समता पार्टी को मिलाकर 61 सीटें जीती थी बीजेपी 98 में, मेरा मानना था कि उससे बेहतर होगा। बाकी लोग जो है उसके बाद चाणक्य के जो मालिक थे उनको बुलाने की कोशिश होने लगी, आने को तैयार नहीं। फिर ये हुआ कि फ़ोन पर ही बोल दें, वहाँ एडिटर और जो है मालिक लोगों ने कहा कि ना ये हो ही नहीं सकता, इसको चलाएंगे नहीं, हमारा चैनल बदनाम हो जाएगा। और जब रिजल्ट आया तो 73 सोनू जी बता दें, तो अभी भी आपको वो 200 वाला ही ज्यादा पसंद आ रहा है? 180 से 200। देखिए 48 मनोज जी, चाणक्य के बारे में बता दे, वो चाणक्य नहीं है जो देती है, चाणक्य स्ट्रेटेजी है, चाणक्य स्ट्रेटेजी। मनोज जी, लेकिन जो वोट के अभी तक हम लोगों ने जितना सेफोलॉजी देखा है कि अगर वोट 48.6% यानी 49% है और दूसरी ओर 36.5% वोट है, तब ये सीट 175 के ऊपर जाएगी। एक मैंने कहा। दूसरा है कि इसमें कुछ सीटें जो होंगी वो जो आप बता रहे हो क्लोज फाइट की होंगी।
इसके कारण आपने शायद सीट के आकलन में वोट तो आपका ठीक है, लेकिन कई बार आदमी जो है पीछे अगर धक्का लगा होता है तो विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सीटें में कंजर्वेटिव हो जाता है। ये 48.6 पर 175 के नीचे अगर इतना वोट है तो नहीं हो सकता। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि यदि मैं गलत होखूंगा तो ऊपर से गलत होखूंगा, नीचे से गलत नहीं होखूंगा। नहीं, चर्चा अब इस पर नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपका ठीक रहेगा। हाँ, मिनिमम ठीक रहेगा, इससे नीचे नहीं जाने वाला। नहीं, पर ठीक है, वो एक एज पकड़ के चल रहा है। देखिए ये तो डिफेंसिव है ना। नहीं, डिफेंसिव हमेशा रहना पड़ता है एग्जिट पोल, चूंकि एग्जिट पोल पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, तो हम एकदम से ऐसा लें जैसे आजकल। एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि सेफोलॉजी में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि वोट शेयर को आप सीट में बदल सकते। वो ठीक है, सही तरीके से वो भी ठीक है। वो हमेशा जो गलत होता है वोट को जब आप सीट में बदलते हैं। लेकिन ये तो देखिए 13% का अंतर है, 12%। लेकिन मेरा भी मानना है 49% करना बड़ा मुश्किल। सर मैं अवधेश जी, मैं तो कहूंगा कि देखिए इतना साहस वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा लोअर जो नंबर है वो कम नहीं हो सकता, इससे नीचे नहीं जाएगा, एनडीए नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, कई ट्रेन जो है ना और 2 घंटा ज्यादा लिख देती है, समय से पहले आपको पहुंचा देती है। नहीं, लेकिन एक एयरलाइंस भी है, इंडियन एयरलाइंस भी जो है तो वो है, एयरलाइंस अक्सर ऐसा करती है। अच्छा क्लोज फाइट। अच्छा चलिए ठीक है, चूंकि एक सेकंड मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, एक तरफा जीत दिखा रहा है एनडीए की बिहार में हो सकती है, अनुमान ऐसा है। यहां चर्चा ये हुई कि क्या मनोज जी ने एक कंजर्वेटिव सर्वे किया कि बीजेपी को मतलब एनडीए 200 भी छू सकता है, लेकिन गलत ना होने का रिस्क नहीं लेना चाहते आप, गलत होने का रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए मैं बहस को बस एक निचोड़ बता रहा हूं ताकि मैं आगे यही सवाल कर पाऊं। क्या 200 के करीब जाना ज्यादा संभावना है या इसकी ज्यादा संभावना है जो दिख रहा है, अगर जीत एनडीए की है? देखिए मैं फिर से वो बता देता हूं जो नंबर मैंने बताया। मुझे लगता है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 140 के आसपास रहेंगे। सही है, ये मेरा पहले दिन से आंकड़ा है जो मैं सीटें पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। अब उसके बाद चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर कितना जोड़ देंगे, मतलब उनकी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी ना, भाई सब मिला के 20, सब मिलाकर 20-25 होंगे। हाँ। तो मुझे लगता है वो एक जिसको कहें कि अनुमान लगाने लायक आंकड़ा है। लेकिन जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात भी सही है, अगर 48 और 36 है तो फिर ये बहस वहस की गुंजाइश कहां है? तब तो फिर आधी चल रही थी, तब तो फिर सब खत्म है। तब तो चलिए भाई एक चीज भाई मनोज जी का हमने मतलब काफी हमने मजे लिए थे। 49% वोट दिया था, मुझे याद है उन्होंने अपने ओपिनियन पोल में, तो हमने कहा 49% वोट 37 से 49, 12% वोट आप बता रहे हैं बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा आप देखिएगा। अब आपने उसी दिन को सच रखने के लिए तो नहीं कर दिया एग्जैक्ट? नहीं देखिए 48.4 बिल्कुल वही है। पहले हम लोग समझ ले कि आखिर वोट बढ़ रहा है। देखिए एनडीए का जो वोटर है, जो पिछली बार नहीं दिया था, इस बार जुड़ा है। और ऐसा नहीं है कि आरजेडी वोट परसेंटेज के हिसाब से उसके भी वोटर एग्रेसिव होकर पोल किए हैं। जैसे अभी अवधेश जी ने पूछा कि कितनी सीटें ऐसी मार्जिनल है, तो 38 सीटें हैं बीजेपी और जेडी दोनों मिला के, जहां पे मार्जिनल है उसमें से उपेंद्र कुशवाहा के भी 3 सीट है, जो लड़े हैं 6 पे 3 सीटें उनकी है। तो ये मार्जिनल सीटें होती हैं, लेकिन जो अभी तक दिख रहा है, अभी तक तो महिलाओं का इलेक्शन कमीशन ने वोट परसेंट, हमारे पास तो कोई ऐसा मशीन है जिससे हम पता लगा पाए कि महिलाओं का वोट परसेंटेज कितना बढ़ा है। लेकिन जो हम लोगों का रैंडम डाटा में जो आ रहा है, जो हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि वो 13% से लेकर 15% तक उनकी बढ़ोतरी हुई है। यदि ये हमारे आंकड़े सही हैं और वो है तो ये वोट परसेंटेज आएगा। वोट परसेंटेज और सीट दोनों अलग है, लेकिन आपका कहना ठीक है, इतना बड़ा जब मार्जिन होता है तो सीट और आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि आरजेडी को इतने सीट बताइए आपने मार्जिनल ऐसा नहीं, क्लोज कॉन्टेस्ट की कितनी सीटें बताया? 38 सीटें ऐसी हैं, 38 सीटें जेडीयू और इनको मिला के। तो इसमें वो आपने कैसे डिवाइड किए हैं? मतलब देखिए होता क्या कि वहां पे एज कैसे मिल रहा है, किस पार्टी को मिल रहा है, वहां कास्ट सिचुएशन क्या है, क्या ट्रेंड रहा है पहले से वहां का, ये सब मिलाकर मैं जानना चाह रहा हूं। इस 38 सीटों में आपने महागठबंधन को कितनी जीतते दिखाया है, कितनी एनडीए को जीतते दिखाया है? सौरभ जी एक प्रश्न मुझे खाली पूछना है, इसका जवाब देखिए। नहीं, जिसमें जो एज है उसको उस पार्टी में ट्रांसफर किया जाता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी विनिंग पार्टी होती है, जो एज वाली सीट होती है उस पार्टी के तरफ ही वो झुकाव हो जाता है, ये हमेशा जान लीजिए। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि सीट टू सीट बताइए, सीट टू सीट बताइए। हम लोगों ने बार बार, याद होगा दिल्ली वाले में हम लोग का मानना था कि सौरभ जीत जाएंगे, सौरभ
लेकिन जीते कौन? अतिशी के बारे में सबका मानना था कि चुनाव जाएंगे, तो कभी सीटों का भी बदलाव हो जाता है हमारे अनुमान के अनुप्रति। पर मुझे एक चीज आप बता दीजिए मनोज जी, जैसे 38 सीटें ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत क्लोज मार्जिन में है, इसमें जो तीसरा है वो कितनी दूर से ले जा रहा है, इसका आपने कैसे आकलन? नहीं, वो आकलन जो वोट तीसरा कोई आइडेंटिफाई कर पाए? हाँ, नहीं होता है। देखिए, दो तरह के हम लोग करते हैं। एक तो होता है कि जो हमारे पत्रकार जाते हैं वहां पे जाकर उनका व्यू लेते हैं, कुछ लोगों का व्यू लेते हैं, और हम लोग का एक कास्ट का बना हुआ कि वहां पे कास्ट का पोल क्या है। जब पोल करने के लिए जब हम लोग मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा कि वो जो तीसरा दल है जो तीसरी नंबर पे है, मैं तो वही बताने के आगे वो आपने कोई आइडेंटिफाई कर पाए? वो भी कहे ना कि आइडेंटिफाइड किया, तभी ना मैं बता रहा हूं। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये वोट कास्ट वाइज कैसे गिर रहा है, एरिया वाइज कैसे गिरा, कैंडिडेट वाइज कैसे गिरा, पार्टी वाइज ऐसे कर रहा है, तो जब ये सब हम लोग लेकर चलते हैं तब हम उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं ये पार्टी निकल सकती है। अच्छा, आपने क्या जनसुराज का अलग से वोट प्रतिशत भी दिया है इसमें? हाँ, 5% दिया है। 5% जी, चूंकि हमने पार्टी वाइज वोट नहीं दिखाया है, 5% आप बता रहे जनसुराज का। जी, पर वो 5% लेटरल है या फोकस होने के कारण? नहीं, फोकस करने के 243 सीटों पे आप लड़िएगा, इसलिए हाँ, इसलिए वो आएगा। सब जगह 5% तो हो नहीं सकता। नहीं, सब जगह नहीं है, कहीं कहीं तो अब छोड़िए, उसमें हम लोग को डिस्कशन कहीं तो बहुत। आप ज्यादा होपफुल थे ना जनसुराज की? नहीं, मैं दो बातें देखिए कहना चाहता था, और चूंकि अब ये बात तो नंबर्स तो सबके सामने है। इस चुनाव में जो मैं पहले भी कह रहा था और उस दिन भी कहा था आपके सामने भी कि जदयू एक बहुत सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ी है। मैं जदयू को थोड़ा ट्रैक भी कर रहा था। बीजेपी का परफॉर्मेंस जो पिछली बार था उसके आसपास ही लग रहा है, पर ये जो मोमेंटम है ये जदयू का ऊपर पहुंचना, इसमें नेचुरली बीजेपी के जुड़ने से, मोदी साहब के आने से, उनके पर्सनैलिटी से, चुनाव मैनेजमेंट से, ये सारे फैक्टर्स हैं। पर जेडीयू के जो वॉर रूम का अपना कहानी है, और जेडीयू ने जिस प्रकार से सोशल कॉम्बिनेशन किया, और जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टारगेट मिस हो गया अपोजिशन का, कल जाकर प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है कि थोड़ा नीतीश कुमार पर एग्रेशन किया। उसके पहले आप प्रशांत कुमार किशोर को भी देखें तो वो नीतीश कुमार को ठीक ठाक कहते हैं, उनके आसपास के 2-4 लोगों पर उन्होंने अटैक किया, पर नीतीश कुमार पर कोई अटैक नहीं, उनके ऊपर बोलना लगभग बंद कर दिया था। नहीं, तो नहीं, देखिए बीजेपी और जेडीयू कंप्लीट कर ले सकते। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव ऐसा है जैसा नंबर्स आ रहे हैं, और मनोज जी जो नंबर कह रहे हैं, इस हिसाब से इस चुनाव का अगर कोई सरताज है तो संगठन, चाहे बीजेपी, नेतृत्व मोदी, वो सब अपनी जगह पे, पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बुरे हेल्थ में पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा है। नीतीश कुमार के जो हेल्थ पिछली बार अच्छी थी तो पॉलिटिकल कैपिटल कम था, इस बार इसमें एक जरूरी बात जोड़ना है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, तो फिर मैं कह रहा हूं हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर ये आंकड़ा है जो हम लोगों को दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, तो ये जो जंगल राज की वापसी का डर है, उसको जोड़िए इसमें। वो बहुत अंतिम समय में वो काम किया। अब गाना चलेगा कि तुम हमको गंवार कहोगी, कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी। अब इस गाने के बाद आपको लगता है कि वो महिला और वो जो प्रवासी, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में अपने को चेंज किया है। अब वहां वोटर कहेगा कि हम परिवर्तन के साथ हैं, तो आप सोचेंगे तेजस्वी के साथ हैं, और उसके बाद वो कहेगी नीतीश जी बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो एग्जिट पोल वाले भी तो कहीं मतलब उसी तरह से तो अनुमान लगाए होता है ना। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब आप 10,000 के साथ जंगल राज का डर और जोड़ दीजिए तो वो 1+1 2 ही नहीं रहेगा, और सर नहीं, सौरभ जी इस चीज को हम नहीं भूल रहे हैं। जहां तक जातियों की बात करें तो आप ये समझिए, बिहार में ओबीसी जो ग्रुप है, जो लार्जर ग्रुप है, उस ओबीसी ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप सिंगल एक कास्ट का है, उसका सबसे ज्यादा अगर डर होता है तो कहीं ना कहीं ईबीसी और एससी वोट को होता है। और एससी वोट का कंसोलिडेशन अगर बीजेपी जेडीयू की तरफ हो रहा है, जैसा दिख रहा है, वह हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आपको ये रिजल्ट में दिखे। ठीक है, अब ये तो रिजल्ट ये भी बता रहा है, लेकिन अगर लगभग पिछली बार के वोट पर ही है, ऑलमोस्ट वही है, 37% पर महागठबंधन, मतलब उनका जो सोशल कोलिशन था वो इंटैक्ट है। हाँ, वो लगभग है, ज्यादा वही है, उतना ही नहीं। तो वीआईपी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिसकी वीआईपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, इसमें वीआईपी का बहुत ज्यादा नहीं है, और वीआईपी का वोट बटा है और इंडिया की तरफ भी गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो आपने शुरुआत की थी ना मिथिलांचल से, ये जो तो वहीं से हो रही है ना कि वोट परसेंटेज, बाकी सीटों के लिए मेरे को लगता है कि उस तरह से होगा, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप 9-10% का वोट किसी के ज्यादा हो जाएगा तो क्लीन स्वीप होता है। क्लीन स्वीप 12% है सर, अगर 12% का है तो दूसरी पार्टी को बिल्कुल सीटें नहीं मिलती। कोई ना, तो ये तो लड़ाई है, एकदम क्लीन स्वीप होता है, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप। 2010
अगर ये परसेंटेज ऑफ वोट बिहार में कि एक टाइम बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जब आप जाएंगे तो कार्यकर्ताओं और जमीन पर दिखाई देता है। वो जेडीयू अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है, ये 80% से ज्यादा सीटों पर ऐसा नहीं दिखता है। ये बिल्कुल वहां ना मैंने देखा कि आप वो नहीं बता रहे जो मुझे बताया था अलग से आपने। क्या आपको क्या बताया था अलग से? नहीं, इसके आगे सीटों पर टिकट खराब हुआ बीजेपी का, वो तो पहले भी बोला भाई ऑन कैमरा कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं, पर हर्षवर्धन पूरे कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम जो ये मान रहे हैं ना, जब पहली मीटिंग हुई थी एनडीए की तो बीजेपी ने अपना एक सिद्धांत दिया कि इस बार की हमारी लड़ाई में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, जिसकी जो हैसियत है उसके आधार पर लड़ेगा। और नीतीश कुमार ने, सुनिए, एलजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते हुए भी वो जो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सभी पार्टियों के प्रचार में गए हैं। ये नहीं है कि वो केवल उनके एलजेपी के नहीं गए हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन महागठबंधन में है ही नहीं, इसलिए वो इतना एकाकार है ना। 80% आपने हमको सीट नहीं दी, मांझी जी को सीट नहीं दी आपने। नहीं, हमका होगा, आदर्श में गया होगा, हमका होगा। नहीं 4 से 5 सीट लड़ रहे हैं, वो आज ही सारा सीट लड़ रहे हैं। 3 से 4 या 4 से 5 दिया। दिया हमका दिया। सौरभ जी, जेपीआर को आपने 7 से 9, इनका भी बता दें, ये 4 से 5 दिया। 4 से 5 है, तो मतलब हमका तो बहुत बढ़िया 6 में 4 से 5 है। बहुत बढ़िया बात। हाँ, लेकिन वो 6 सीट पे 4 से 5 लेकिन वो मार्जिन की सीट होगी। सुनिए वो मार्जिन की 6 से 5 अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब वो आ सकते हैं, लेकिन मार्जिन वाली 4 से 5 मार्जिन वाली सीट, मतलब 4 भी जीत रहे हैं तो मेजॉरिटी से कम नहीं जीतेंगे। प्रदीप जी, ये अगर 29 में लड़के 7 से 9 एलजेपीआर बता रहे हैं चिराग पासवान को, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा प्रदर्शन? ये उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें 2020 में कांग्रेस का था, खराब एनडीए को खराब ड्रैग किया। 29 सीट देना एनडीए का बिल्कुल सर एलजेपी को गलत फैसला था, लेकिन गठबंधन को बनाए रखने के लिए मजबूरी थी, वरना चिराग पासवान फिर से कुछ कर सकते थे। ऐसा? वो हाँ बिल्कुल कर सकते भाई, जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सर दिल्ली में मंत्री हैं, खेल बिगाड़ मंत्री है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन सवाल यह है कि वो दोनों को अलग अलग करके चलते हैं ना, कि हमारा गठबंधन दिल्ली में है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ गठबंधन में इनको शामिल कर दिया। एक अखबार के एक ओपिनियन पीस में जो मैंने पढ़ा और उसको आप लोग भी सोचिए, ये कहा गया कि एलजेपी के पास लोकसभा में विक्ट्री थी, बट डिड एलजेपी ऑल्सो हैव द मैंडेट? इस चुनाव में मैंडेट टेस्ट होना है। लोकसभा के चुनाव में एलजेपी को समर्थन मिल रहा था, कहीं से भी टिकट किसी को दे दिया जाए। आप समझिए जो उनके खगड़िया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ के, वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस क्षेत्र से जीत रहे हैं, वहाँ कास्ट कम्बिनेशन क्या है, वो एक राष्ट्रीय, वो मोदी का वोट, मोदी का वोट। अब ये अपने पार्टियों के अपने वोट हैं। अब जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि हम भी अगर 4 जीत रहा है, 6 में 4 जीत रहा है, इसका मतलब है वो मगध वाले क्षेत्र में जहां उनकी भूमिका है, वहां पर जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो एनडीए की तरफ जा रहा है। अब एलजेपी अगर जो ये कह रहे हैं, अगर मैं बार बार कह रहा हूं जो ये नंबर, क्योंकि बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि एक तरफ तो बहाव जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये एलजेपी के पास जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ठीक, अब दूसरी तरफ जा रहा है। चिराग का स्टॉक डाउन है इस बार। नहीं देखिए, उसको आप समझिए, क्योंकि उनका स्टॉक बहुत अप है इसलिए डाउन है। आप कह रहे हैं मोदी का वोट, अरे वो मोदी का आदमी है भाई, ब्लू आइड बॉय है, बॉस के आदमी को कम काम करने पे भी थोड़ा सा ज्यादा तो मौका मिलता ही है। इसमें आप लोग जिस समय पे चिराग पासवान खड़े रहे और जितना बड़ा जोखिम लिया था 2020 में, आप जरा उसकी कल्पना कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तो, अब भले उसको कोई न माने, बीजेपी के नेता कहेंगे, लेकिन जिस तरह का जोखिम चिराग ने लिया, पार्टी खत्म हो गई, घर छूट गया, पार्टी टूट गई, सांसद नहीं रह गए, तो उसका कुछ तो लाभ मिलेगा। और हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 18 से 22 सीटें, उनको मिल गई 29 सीटें, तो वो पहले ही 8-9 सीटें उनकी ऐसी हैं जो उनको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो मैं फिर कह रहा हूं बॉस का आदमी है, और तो उसमें बॉस के आदमी को दिया। नहीं, ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें एनडीए कभी नहीं जीता है। नहीं, बीजेपी और जेडीयू दोनों में एलजेपी को इतने टिकट देने से असहजता थी। दूसरा, अमित शाह जी ने इस बार स्पष्ट नीतीश कुमार जी को कहा कि हम वैसी राजनीति नहीं करते हैं कि हम एलजेपी और इनको आपके विरुद्ध खड़ा कराएं। जो 3 लोग हमारे लड़े थे वो टिकट नहीं मिला है उनको, बताया उन्होंने कि हम ऐसा करते ही नहीं राजनीति, उसमें तो हमारी सरकार नहीं बनती।
तब उनको यह विश्वास हुआ। इस बार इस पर बात हुई है, समझाया गया है इस बार कि ये ऐसा नहीं था। साहब देखिए, अच्छा अंतिम कुछ समय मेरे पास, तो इसका मतलब एक और भी है छोटा सा, अगर जो मनोज जी कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं अगर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जेडीयू के वोट्स क्या एलजेपी में ट्रांसफर हुए? अगर हुए होते वो बात भी होगी, तो ये फैक्टर ठीक नहीं है, होता। वो भी बात नहीं, है। अगर 9 सीट मिल रही है तो जाहिर है कि ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अभी यहाँ और जो हारे हैं वो सर, कितने एक मार्जिन तरफ- से हारे हैं? एक अभी तरफ अगर- नहीं, जीतन मांझी के अगर जीत आप रहे हैं। कांग्रेस के किसी जीतन नेता से मांझी- जाके बात करें अभी इस एग्जिट पोल के नतीजे पे, तो वो आपको हरियाणा का इलेक्शन याद दिलाएगा। ठीक, कि हरियाणा में सारा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हमारे पक्ष में था, देखो उल्टा हो गया। तो इसको वोट चोरी माने तो भी वो कहे, उसको जस्टिफाई करेगा कि ये तो चोरी से भी हो सकता है, दूसरा उलटफेर भी हो सकता है जैसा हुआ 14 को। ठीक है, मतलब इस बार एग्जिट पोल भी राहुल जी को खुश होने का अवसर नहीं दे रहा इस बार। ये तो बड़ा प्रदीप गुप्ता जी अभी नहीं है, वो होते तो मैं उनके सामने कहता कि उनकी बात। प्रदीप गुप्ता जी हरियाणा में बता रहे थे कि कांग्रेस आ गया, कांग्रेस की सरकार बनी। वही क्यों, बहुत सभी लोग ज्यादातर यही कह रहे थे। तो वो पहले अपना ओपिनियन दे चुके थे, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम में और आए कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने कहा आप कांग्रेस की सीटें आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसलिए मौका मनोज जी को भी देना चाहता हूं। आप किसी की घटानी बढ़ानी है तो कर लें। नहीं जो है नहीं, लेकिन कहानी कुर्सी में हम लोगों ने लास्ट में क्लियर कर दिया था। अंतिम 6-7 दिन में बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी नो करेक्शन, नहीं, कोई करेक्शन नहीं, स्टैंड्स यू स्टैंड ऑन व्हाट यू हैव सीन। कोई करेक्शन नहीं है। देखिए, जो चीजें दिख रही हैं वो मैंने रखा, और कोई संभावना पे नहीं रखा। ये जो हमें रिजल्ट मिला उस पे रखा। ये कोई नहीं कर सकता कि मैं जो बोल दिया वही हो सकता है। नहीं, ठीक, लेकिन मेरी जो आकलन है उस सीट पे जा रही है और वोट परसेंटेज। सर अब बात होगी 14 को, जी। तो कितने बजे तक आज आ जाएगा आपका नतीजा? ये 2 बजे तक अमित शाह जी ने कहा, क्या 1 बजे तक? नहीं, ये 11 बजे के बाद पोलिंग actually इतनी पूछे हाई थे। हुई है तो 2 बजे 2 बजे तक क्लियर होगी स्थिति। ठीक, तो फिर सब तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सी विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। आप लोग आए, अपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, राहुल जी आपका, प्रदीप जी आपका, मनोज जी आपका, विशेषकर आपने सर्वे किया, अवधेश जी आपका, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।